नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। चलिए देखिए, आज समानता के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए, तो देखिए, जो भी अभ्यास प्रश्न है, हम इन सभी प्रश्नों का एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में उत्तर कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। हमने बताया था आपको कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर नहीं जानते हैं आप तो हम एक बार बता दे रहे हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जो वयस्क व्यक्ति है, जो 18 या 18 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति है, उनको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता के विचार पर आधारित है और इसके अनुसार ही भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के शासन में भागीदारी बनाया जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गया। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट में कहता है कि यह एक शक्तिशाली साधन भी है जिसके प्रयोग से नागरिक अपने अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा कर पाते हैं। है ना प्यारे बच्चों, कैसा लगा आंसर? बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, तो एक बार कॉपी में आप नोट्स करते चलिए, कॉपी निकाल कर बैठिए और कॉपी में लिखते चलिए, है ना, नहीं तो पड़ेगा दंडादंड। ठीक है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रयोग से भारतीयों ने क्या किया? राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ठीक है, और वहीं चौथा पॉइंट कहता है कि यह भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में भी सहायक है। जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो राष्ट्रीय एकता को क्या करता है? मजबूत बनाता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा इसका आंसर, है ना। अब देखिए आगे समझिए। देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो देखिए, सबसे पहला हमने ये पढ़ा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने ये अनुच्छेद असमानता को दूर करने के लिए ये हमने निकाला इससे। और दूसरा हमने ये निकाला कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी एक के आधार पर क्या कर सकता है? दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। और तीसरा ये है इसी में ख कि राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कोई भी यहाँ पर शर्त। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं और जो अंसारी दंपति, दोनों में किस प्रकार से मिलता है। तो देखिए, कहता है ओम प्रकाश, जो इसका सही उत्तर है, कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से दृष्टि से पूर्णता मिलता था। दोनों की गरिमा पर समान रूप से चोट किए गए थे, जो मतलब दोनों के इज्जत जो था, दोनों का इज्जत पे यहाँ पर से एक ही जैसा वार किया गया था। कहते दोनों ही असमान व्यवहार से शिकार बने थे। असमान यानी उनको इज्जत नहीं मिला था, डिसरिस्पेक्ट मिला था। कहते ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी नीची जाति के कारण, उनका क्या था, वो नीच जाति के थे, इसलिए इसके कारण स्कूल में उनको झाड़ू लगाना पड़ा था। जबकि जो अंसारी दंपति हैं, उनके धर्म के कारण उनको क्या कर दिया? मकान देने से मना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्या कर दिया यहाँ पे जो है, जो समानता के अधिकार को उल्लंघन हुआ, है ना। एक है जो गरीब नीची जाति के हैं, एक है जो दूसरे धर्म के हैं, इसलिए दोनों को क्या है, एक ही रूप से उनको असमानता का यहाँ पे देखने को मिला, असमानता देखने को मिला। कहता समानता का अधिकार जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, जो समानता का अधिकार है हमारा, ठीक है, जो समानता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, वो क्या करता है? ये मना करता है, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ? ये दोनों के साथ में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? एक दंडनीय अपराध है। आज के युग में मानवाधिकार हर व्यक्ति को, जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है ना, वो हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार भी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से इसको कॉपी में आप नोट्स करते चलो। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों के कानून के सामने सब बराबर है। आपको पहले ही बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, आपको पता भी है ना। कहते हैं किस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है ना।
यह आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है, लोकतंत्र में ये इसका मान ज्यादा क्यों है, बताइए। तो देखिए, कानून के सामने सब व्यक्ति जो है बराबर है, आपको पता है। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ गया। कोई भी जो है आपको साथ एक नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ये सब कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। कानून की नजर में सब बराबर हैं। यह कानून विशेष रूप से प्रतिबंध लगाता है ना। कोई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये कानून है जो इस पर क्या लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। वहीं दूसरा नंबर पॉइंट में कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को एक साधारण नागरिक से लेकर के सर्वोच्च पद पर, चाहे कोई भी पद पर बैठे हो, है ना, उन सभी को एक जैसे कानूनों का पालन करना होता है, चाहे वह व्यक्ति पर समान रूप से, सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है ये कानून, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि छुआछूत को कानून बनाकर प्रतिबंध कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है ना, समानता, कानून के सामने सभी लोग बराबर जो है यहाँ पे दिखाता है कि कानून के नाम सामने क्या है, सभी लोग बराबर हैं। और लोकतंत्र में इसका महत्व क्या है, तो लोकतंत्र में जो है मौलिक सिद्धांत होने के कारण कानून के सामने सभी लोग समान हैं, है ना। और लोकतंत्र में इसका बहुत ही महत्व है। और इसमें आय का उपयुक्त वितरण, विशेषाधिकारों तथा सामाजिक भेदभाव का अभाव जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी इसमें शामिल किए गए हैं, जिस समाज में समानता को स्थापित किया जा सके, ठीक है। कोई भी अमीर हो, है ना, कोई भी बहुत पद पे हो, कोई इस तरीके से, तो ये सभी इसमें जो है कानून में लाए गए हैं ताकि सभी लोगों को समान रूप से यहाँ पे सम्मान मिले, ठीक है, इस प्रकार से। वही 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकार किया था। इसके आगे और भी है प्रश्न, छूट गया है, ये नहीं, हमने लिखा नहीं है, इसको आप पूरा पढ़ के आंसर कर सकते हो। कहता है कि यह जो कानून है, ये कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाकर सरकार का दायित्व है ना, सरकार का दायित्व है, जो विकलांग है व्यक्ति उसको भी क्या कर दिया गया, यहाँ पे जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए कानून बना करके उनको पूरा का पूरा उनको सपोर्ट दिया गया ताकि वो समाज में अच्छे से जी सके, ठीक है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है, ये सरकार का काम है। सरकार को यहाँ पे उनके साथ भेदभाव ना हो ये देखना है, ठीक है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि ढलान बनाए जाने के कारण इससे यह विकलांगों के लिए पहुंचना हो। देखा, आप स्कूल में जाएंगे तो वहां पे एक अलग से स्टेयर्स बना दिया जाता है ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं या जो नहीं चढ़ पाते हैं सीढ़ी, उसके लिए अलग से स्टेयर्स बना करके, सीढ़ी बना करके उनके लिए सुविधा दिया जाता है। ये सब सरकार का काम है, ठीक है। सरकार ये सब करती है ताकि जो समाज में हो, एक जैसा हो, इक्वलिटी बने रहे, है ना, सभी लोग को समान यहाँ पे इज्जत मिले। चित्र को देखिए और उस बच्चे को बारे में सोचिए जिससे सीढ़ियां से नीचे जलाया जा रहा है ना। पिक्चर अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, ये जो पिक्चर है आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं सीढ़ियां से लाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे ये क्या समझ में आता है, इससे यही समझ में आता है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि ये भी बच्चे हैं जो इक्वलिटी यानी समानता के अभाव में न जी सके, इनको भी समान रूप से इनको मिल सके सभी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है और भवन में आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है, उसे उठा करके जो है सीढ़ियों से उतारा जाना, उसके सामान और उसके सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है ना। चित्र में ये दिखाया गया है कि विकलांग जो है जिससे सीढ़ियां के नीचे लाया जा रहा है वह उपयुक्त कानून लागू नहीं होती है, जिसके लिए एक पर्याप्त चौड़ा पक्का ढलुआ फंसे बनाया जाना चाहिए ताकि विकलांग व्यक्तियों को भी इन जगहों पर तक पहुंच आसान हो सके, ठीक है। ये बताया गया है इस पिक्चर के माध्यम से कि जो बच्चे हैं उसको भी, उसके लिए भी यहाँ पे क्या कर दिया, अलग से स्टेज बना सके ताकि उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़ सके और वो आसानी से स्कूल जा सके, आ सके, पढ़ सके, उनको पूरा का पूरा जो राइट है उनको मिल सके, है ना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ अतिरिक्त प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, आप इसको आराम से पढ़ करके उत्तर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता लिखिए, इसका लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली से क्या संबंध है। इसको आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना, मैं इसको उत्तर नहीं बताने वाला हूं, है ना, सब लिखा हुआ है। दलित शब्द का क्या अर्थ है, दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दीजिए, है ना, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बड़ा वीडियो ना हो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ के आराम से कर सकते हो, ठीक है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लाभ बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है देखिए, जो मध्याह्न भोजन है इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया और इस कार्यक्रम से निर्धन छात्रों को भूख मिटाने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त इससे जातिगत भेदभाव को कम करने में भी सहायता मिला था। इसमें जो क्या था, जो मध्याह्न भोजन चलाया गया था, जो बहुत
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीब बच्चे होते थे, वो भूखे प्यासे रह जाते थे। इसके लिए ये लाया गया था मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, ताकि जो स्कूल में बच्चे हैं स्कूल में ही खाना खा के वो पढ़ सके, है ना, वो भूखा ना रह सके, इसके लिए ये लाया गया था। और इससे जो जातिगत पूर्वाग्रह था, जो जातिगत भेदभाव था, उसको भी इससे दूर किया गया और एक साथ बच्चे जो है अनेक जाति के लोग बैठ करके यहाँ पे भोजन करते थे, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है दूर हुआ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था, है ना, अभी भी चलता है आपके स्कूल में, ये समानता को बढ़ाता था, है ना, सभी लोग समान रूप से। तो ये कानून बहुत ही अच्छा था। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने समानता को, उनकी भावना को बढ़ाया। ये बहुत ही अच्छी जो है अभी है मिड डे मील का जो है सोच बहुत अच्छा था, है ना। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। और जो चौथा नंबर प्रश्न है अतिरिक्त प्रश्न में, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त कहने का मतलब कि छोटा सा एक टिप्पणी लिखना था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे, जो कि हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। आप इसको आराम से पढ़ लो, समझ लो। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इसको फिर से आपको बता दूंगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो मुझे आप कमेंट में बता देना, मैं आपको आंसर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि आपको यह नोट्स और हमारा ये बताने का तरीका कैसा लगा। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए यहाँ कुछ जो है महत्वपूर्ण शब्दावली भी हैं दिए गए, इसको भी आप आराम से पढ़ लेना एक एक करके अच्छे से। ठीक है, गरिमा, संविधान, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नागरिक अधिकार आंदोलन, ये सब क्या था, इसको आप आराम से एक बार पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आराम से इसको कॉपी में आप लिख सकते हो। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा ये नोट्स और हमारी जो बातें हैं। तो एक बार लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसा हमेशा वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद, प्रणाम।